तोपें गड़गड़ा रही हैं, मोटर फट रहे हैं, मशीन गनें चल रही हैं, कोई चीखे मार रहा है, कोई मर रहा है, कोई घायल चीख रहा है, किसी की अंतड़ी बाहर आ रही है, कोई पानी मांग रहा है। सैम, कोई स्पीच नहीं थी, कोई फट्टा नहीं था, कोई फर्रा नहीं था। वो खड़े होके बोला, जेंटलमैन, आई कम टू पास यू आउट। वो ऐसे बोलते थे जैसे मशीन गन के फायर के बर्स्ट चल रहे हैं। जेंटलमैन, आई कम टू पास यू आउट। आई एम इम्प्रेस्ड बाय योर ड्रिल, योर स्मार्टनेस, योर टर्न आउट। Remember, in war, there is no place for a defeated soldier. You either win or you die. तो मैंने उनको पावर पॉइंट प्रोजेक्टर लगवाया और उनको लाशें दिखाई जो 3 साल की बच्ची, 5 साल का लड़का, 8 साल की बच्ची, 12, 13 ऐसे बच्चों की लाशें पड़ी हुई वहाँ पे। और एक कोई 80 साल का बुढ़ा था और कोई 75 साल की उसकी वाइफ थी जो उनको लेके दादा दादी ऊपर, उनकी लाशें मैंने दिखाई। फर्स्टली द फर्स्ट पार्ट, पीओके हमारा है, ऑफ कोर्स हमारा है, 100% हमारा है, ठीक है साहब, ब्लडी वेल हमारा है और हमें इसे लेके छोड़ेंगे। ये आपकी पार्लियामेंट ने कह दिया है जी। ये कैसे मुमकिन होगा? ये पुरुषार्थ से होगा। Hello everyone, welcome to Truth Behind Podcast Show. Today we are having a very special guest who needs no introduction. Let's welcome Major General Dr. GD Bakshi. आपका बहुत बहुत बख्शी जी स्वागत है। थैंक यू। आपने शॉर्ट नोटिस पे हमें टाइम दिया इस पॉडकास्ट के लिए। और शुरू करने से पहले मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आपने कई वर्टेक्स पे काम किया, जैसे कि डिफेंस में तो आप रहे ही रहे, उसके अलावा आप एक लेखक भी हैं और 46 से ज़्यादा बुक्स आपकी पब्लिश हो चुकी हैं। और चाहे बात करें जियोपॉलिटिक्स की, चाहे बात करें हम नेबरिंग कंट्री के रिलेशंस के, हर चीज़ में आपका जो ज्ञान है वो अद्भुत है। तो बख्शी जी शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपके पिता आपको आईएएस ऑफिसर बनाना चाहते थे, मगर आप बिना बताए एनडीए का एग्ज़ाम देने चले गए जी। और आपकी सेकंड रैंक ऑल ओवर इंडिया आई जी। तो ये क्या क्या सिचुएशन थी? कैसे आप, हाउ व्हाट मोटिवेटेड यू टू जॉइन इंडियन आर्मी? एक तो बड़ा अपेरेंट रीज़न है कि मेरे बड़े भाई साहब होते थे जो कि कैप्टन थे सेना में, बहुत कम लोग जानते हैं, कैप्टन सृष्टि रमन बख्शी, 11th बटालियन जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स। 1965 के युद्ध में वो शहीद हो गए। एक माइन के फटने से उनकी देह के चीथड़े चीथड़े हो गए थे। और जब वो कलश लेके घर में आया, क्योंकि वो उन दिनों वहीं पे दाह संस्कार कर दिया जाता था, घर बॉडी नहीं भेजी जाती, और बॉडी तो थी ही नहीं घर भेजने के लिए। तो जो लड़के से मैंने धीरे से पूछा, उसने बोला नहीं साहब, सब बताया नहीं माँ बाप को। मेरे को अलग से ले जाके बोला कि साहब बहुत दुर्गति हुई थी लाश की, और जब लाश की दुर्गति होती है तो अनिवार्य होता है कि वो परिवार उसका बदला ले। तो मैंने चुपचाप ये चीज़ मन में रख ली, माँ बाप को नहीं बताया, नहीं तो उनको तकलीफ़ बहुत होती। बट मेरा मन बिल्कुल मेड अप था कि मेरे को कहाँ जाना है। लेकिन हैरत की बात जो बहुत लोग नहीं जानते, और आज आप मेरे को बता रहा हूँ, कि उसके पहले भी मेरा मन बन चुका था। ओके। क्यों साहब? क्योंकि मेरे को बड़ा शौक़ था ध्यान पूजा पाठ करने का। और क्या था कि फादर के एक उनके बड़े घनिष्ठ मित्र थे, वो एक जैन मुनि थे, और वो रामकृष्ण परमहंस के बड़े अनुयायी थे। ओके। और खूब ध्यान पाठ करते थे, साधना करते थे, और उनको शौक़ था हॉरोस्कोप का। अच्छा। मतलब ये बनाने का, उनको जन्म पत्रियाँ बनाने का शौक़ था। तो ऐसे ही फादर ने उनको दी, उन्होंने बनाया, तो उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि मैं इससे मिलना चाहता हूँ।
क्योंकि तब तक ये लड़ाई का घर में शुरू हो गया था झगड़ा कि तुम क्यों फौज में जाना चाहते हो, क्या हमारे परिवार ने ठेका ले रखा है कि हम लोगों को भेजते रहें फौज में वगैरह वगैरह। तो उन्होंने बोला जाओ उनसे मिल लो। तो जब मैं उनसे मिला तो कहते हैं कि क्या समय क्या है आपके जन्म का, तो मैंने बोला इतना। तो गलत लगता है। बोले क्यों? बोले ये पत्री के मुताबिक ये उसकी पत्री है जो बहुत ध्यान करेगा, साधना करेगा, ये करेगा वो करेगा, तुम फौज में जाना चाहते हो। तो मैंने कहा मुझे विरोधाभास समझ नहीं आया। बोले विरोधाभास समझ नहीं आया, क्या बकवास है, आजकल के लड़के या तो फिल्म में जाना चाहते हैं या फौज में जाना चाहते हैं। वो हीरो रम पिएंगे और फुटबॉल खेलेंगे और लड़ेंगे वगैरह वगैरह, बड़ा राजसिक लाइफस्टाइल है। मैंने कहा मेरा फौज में जाने का मकसद ये है कि मैं हिमालय पर्वत में जाऊंगा, मुझे तनख्वाह मिलेगी और मैं ध्यान करूंगा। क्या बात है। तो वो बड़े हैरान हुए। तो मतलब दोनों तरफ से ये निश्चय तो तय ही था कि मैंने सेना में जाना है। बहरहाल बख्शी जी, आपने इंडियन आर्मी में सर्व किया, जनरल के तौर पे भी सर्व किया, उसके साथ साथ पैरेलली आपने आध्यात्मिक अपना जो सफ़र है जी। उसको भी बरकरार रखा। और तीसरा वर्टेक्स अगर मैं बोलूँ, फैमिली, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कैसे आपने इन तीनों चीज़ों में बैलेंस बना के रखा कि भाई नौकरी भी करनी है, फैमिली को भी देखना है और आध्यात्मिक अपना जो है उसको भी कैरी फॉरवर्ड करके चलना है? देखिए साहब, वही मैंने कहा कि दीज आर पैरेलल पाथ्स। राइट। अगर वो डाइवर्जेंट पाथ्स हों हाँ। तो फिर तकलीफ है। बिल्कुल। ठीक है साहब, लेकिन इफ देर आर पैरेलल पाथ्स, कि भाई मेरे को एक चीज़ बिल्कुल क्लियर थी कि अगर मैं सेना में जाऊंगा, मैं इन्फेंट्री के लिए वॉलंटियर करूंगा, जिसको मैंने किया, तो मेरे को ज़्यादातर अपना जीवन हिमालय के पहाड़ों में गुजारना होगा। बिल्कुल। मैंने जीवन में दो किस्म की आवाज़ें सुनी हैं, अच्छा। या नहीं सुनी है। एक असीम शांति, 16,500 फुट चोला का पहाड़, बर्फ, इस तरफ कांचनजंगा 28,000 फुट, उस तरफ चोमोलोहारी तिब्बत, वो भी कोई 26,000 फुट ऊंचा पहाड़, और बीच में आप। अरे क्या बात है साहब। और सबसे फॉरवर्ड मोस्ट चौकी भारत की है, जिसको बोलते थे गढ़ पिकेट थी हमारी, चीन के सबसे पास 800 मीटर दूर चीन का पोस्ट था, कम बैरक एरिया। और यहाँ पे मैंने वहाँ कोई 2.5 साल काटे सर्विस शुरू करने के एकदम थोड़ी देर बाद। बिल्कुल। और वहाँ की शांति, ऐसी असीम शांति, एक मैंने वो शांति सुनी है। दूसरा पहाड़ कारगिल, 16,000 18,000 फुट के मेरे पोस्ट थे और वहाँ मैं कमांड कर रहा था, और शांति के स्पेल होते थे और तोपें गड़गड़ा रही हैं, मोटर फट रहे हैं, मशीन गनें चल रही हैं, कोई चीखे मार रहा है, कोई मर रहा है, कोई घायल चीख रहा है, किसी की अंतड़ी बाहर आ रही है, कोई पानी मांग रहा है। ये एक और जिसको बोलते हैं ना ध्वनि या वाच के दो पहलू हैं। एक असीम शांति जो हिमालय में ही मिल सकती है, दूसरा भीषण युद्ध जो भी हिमालय में होता है। तो ये मैंने दोनों देखे हैं और ये पैरेलल पाथ्स हैं, क्योंकि जब लड़ाई नहीं हो रही होती थी तो मेरे को ध्यान करने का समय मिलता था, जो मुझे किसी और कैरियर में नहीं मिलता। कॉरपोरेट में मैं होता, मैं नहीं कर सकता था ध्यान। बिल्कुल। ठीक है ना साहब, ऐसे वो बिजी रहते हैं बच्चे आजकल, कुछ कहने की बात नहीं। ये नहीं कि हम फौज में बिजी नहीं रहते, लेकिन कहाँ, हम पहाड़ों पे हैं। ठीक बात। और पहाड़ों में तो कई बार साहब ऐसा होता था कि मैं ऐसे करके उंगलियां क्रैक नहीं करता था कि करना क्या है सारा दिन, तो एक एक करके क्रैक करते थे साहब, कि मतलब इतना खालीपन। तो इस खालीपन में या तो आप रम पियो और अपनी सेहत खराब करो, दूसरा है कि आप ध्यान करो, तीसरा है कि आप किताब पढ़ो, अध्ययन करो या कुछ लिखो, तभी टाइम पास होगा आपका। तो ये पैरेलल पाथ्स हैं। रहा थर्ड पाथ, फैमिली। फॉर्चुनेटली श्रीमती जी ने बहुत सहयोग दिया। सहयोग क्या दिया साहब, जब मैं अकेले पहाड़ों पे था तो उन्होंने अकेले बच्चों की परवरिश करी, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया। और एक बार क्या, जस्ट इन द लाइटर वेन, क्योंकि बहुत सीरियस हो रही है डिस्कशन, मैं एक बार ही रिटायरमेंट के बाद मेरे को चुना गया फॉर
लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो मैं बड़ा हैरान हुआ साहब ऐसी क्या। तो जब पहुंचा वहाँ तो मैंने कहा कि बड़े बड़े दिग्गज वहाँ पे TSR सुब्रमण्यम साहब थे, कैबिनेट सेक्रेटरी कुरैशी साहब थे, वो अपने इलेक्शन कमिश्नर, और बीच में मेरा नाम आया। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। तो एक एक करके बुला रहे थे स्टेज पे अवार्ड देने। तो जब मेरे को बुलाया तो बोले साहब बख्शी साहब आप 37 साल फौज में रहे, आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या, सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या थी? तो मैंने बड़े स्ट्रेट फेस से कहा साहब स्टेइंग अलाइव वॉज माई ठीक ग्रेटेस्ट बात है, अचीवमेंट। बिल्कुल। क्योंकि मैं एक टुकड़े में आ गया जहाँ मेरे बाएं वाला मर गया, दाहिने वाला मर गया, किसी की अंतड़ी बाहर आ गई। और मैंने कहा उस स्टेइंग अलाइव में एक बड़ा श्रेय जाता है मेरी धर्मपत्नी को और मेरी बेटी को, जो जबकि मैं वहाँ था वो लगातार निरंतर पूजा पाठ करते थे कि ये सही सलामत आ जाए। और उनकी पूजा निष्ठा की वजह से मैं समझता हूँ मैं बगैर खरोच के बिल्कुल। वहाँ से वापस आ गया जहाँ लोगों के मतलब प्राण ही शरीर भी नहीं वापस रहे, नहीं आ पाए। शरीर भी वापस नहीं आ पाए। तो बख्शी जी आपने 46 बुक्स जो टोटल पब्लिश की हैं, जी तो अभी रिसेंटली आपने वेदास के ऊपर काफ़ी काम किया जी है। जी और सोमा आपकी एक बुक है जी जो कि काफ़ी आजकल अमेज़ोन पे सेल हो रही है, और मैंने भी उसको मंगवा लिया है। जी थैंक यू। और मैं व्यूवर्स को भी बोलूँगा कि वीडियो के नीचे लिंक भी है उस बुक का, आप सीधा जाके ये है परचेज कर उसका सकते कवर हैं। इधर पे। हाँ, तो सर आज की इस मॉडर्न सोसाइटी में जहाँ हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, जी ठीक है, तो हमें वेदों की तरफ व्हाई वी हैव टू गो बैक टुवर्ड्स वेदास? Good question, good question, good. One, you have to go back towards the Vedas because the Vedas are your roots. वहाँ हमारी जड़ें हैं, सांस्कृतिक सिविलाइजेशनल वो इतिहास वो है। अभी जो कार्बन डेटिंग हुई है जी। सरस्वती वैली, इंदस वैली की, बिरहाना की, राखीगढ़ी की, धोलावीरा की, आप जानते हैं क्या जी, जी, एज आई जी। है? 9,000 years बिफोर प्रेजेंट कार्बन, रेडियो कार्बन डेटिंग। मतलब साहब कोई अष्टांग पढ़ के नहीं बोल रहा मैं कह रहा हूं कि जो रिसर्च स्कॉलर्स ने जो काम किया है, आर्कियोलॉजिस्ट ने, वो कह रहे हैं ये 9,000 साल पुरानी आपकी डेट है, वेदास 9,000 साल पुराने। लेकिन उनमें साहब जो जो क्वेरी है वो मैं कौन हूँ, ये चैतन्य क्या है, आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है। आजकल जो मॉडर्न फिजिक्स है, जो क्वांटम मैकेनिक्स है, वो क्या कह रही है? देयर इज नो थिंग लाइक एन ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन। यू कांट लीव द ऑब्जर्वर आउट ऑफ द ऑब्जर्वेशन। बगैर ऑब्जर्वर के, बगैर एक चेतना जो देख रही है, कुछ है ही नहीं जगत में। ये इसके बगैर ये है ही नहीं साहब। और आजकल जो साइंस में कहते हैं व्हाट इज द हार्ड क्वेश्चन इन साइंस, इजी क्वेश्चन तो ये एंड्रोमेडा गैलेक्सी कितनी दूर है उसका जवाब दे दिया। व्हाट इज द हार्ड प्रॉब्लम इन साइंस? व्हाट इज कॉन्शियसनेस? हाउ डू आई सी द रेड इन द रेड फ्लावर? इस पे काम कर रहे हैं साइंटिस्ट। कटिंग एज ऑफ साइंस। जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, वो पहले तो आपको स्टडी करना पड़ रहा है इंटेलिजेंस क्या है। हाँ, व्हाट इज इंटेलिजेंस? व्हाट इज कॉन्शियसनेस? इज दैट मशीन कॉन्शियस और नॉट कॉन्शियस? यू सी। तो ये जो थी ना हार्ड प्रॉब्लम ऑफ फिजिक्स, जिसको कहते हैं व्हाट इज कॉन्शियसनेस, हाउ डू आई सी द रेड इन द रेड फ्लावर, आज से 9,000 साल पूर्व हमारे जो वैदिक ऋषि थे उन्होंने इसी पे अनुसंधान शुरू किया कि कॉन्शियसनेस क्या है। अगर पूरे संसार में हम चैतन्य जीव देखते हैं, चेतन जीव देखते हैं, मैं भी तो चेतन हूं। इफ आई वांट टू नो व्हाट कॉन्शियसनेस इज, मैं बाहर क्यों जाऊं, मैं अपने अंदर झांकूं, मैं भी तो कॉन्शियस हूं, आप भी तो कॉन्शियस हैं। सो इफ आई वांट टू नो व्हाट इज कॉन्शियसनेस, आई लुक विद इन, एंड व्हेन दे लुक्ड विद इन दे फाउंड बियॉन्ड द अपीयरेंस ईगो बेस्ड, बॉडी बेस्ड सेल्फ, देयर इज अ डीपर सेल्फ, द क्वांटम सेल्फ, राइट, बियॉन्ड स्पेस, बियॉन्ड टाइम, जो नैनम छंदंती शस्त्राणी, नैनम दहती पावक, उसे तलवार काट नहीं सकती, उसे आग जला नहीं सकती, उसे हवा उड़ा के ले जा नहीं सकती। वो जो 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 सेल्फ है मेरा, जो आत्मन है। और फिर देखिए व्हाट अ होलोग्रामिक लीप, वही आत्मन ब्रह्मन है।
हाँ? बिल्कुल। सर्वै कैवल्य विदम ब्रह्म, ठीक है, ये सब ब्रह्म ही है। हाँ? और देखिए कुछ वेदों के 4 महावाक्य हैं जो आदि शंकराचार्य ने चुन के उनमें से निकाल के हमको दिए हैं। प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञा क्या है? कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस इज ब्रह्म, ठीक है। अयम आत्म ब्रह्म, ये मेरी आत्मा यही ब्रह्म है। इसी, ये मेरी आत्मा यही ब्रह्म, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, ठीक है। तत्त्वम असि, दैट दाउ आर्ट, वो तुम हो। तत्, वो ये तत् कई बारी, तद एकम, हम मल्टीप्लिसिटी देखते हैं साहब, ठीक है। हम विविध बीइंग देखते हैं, आप अलग, वो अलग, मैं अलग, लेकिन बीच में वेद कहते हैं एकत्व है। कैसे? मैं एनालॉजी देता हूं समुद्र की। आप समुद्र में, मेरा बेटा मर्चेंट नेवी में कैप्टन है, मेरा सन इन लॉ भी कैप्टन है, बड़े बड़े जहाज चलाते हैं वो लोग, और समुद्र की सतह पे लहरें होती हैं जी। कोई लहर छोटी, कोई कोई मीडियम, कोई बड़ी, कोई सुनामी की लहर जो विनाशकारी है। किसी के ऊपर झाग होती है, किसी के पे झाग नहीं होती, किसी के स्प्रे निकलती है, किसी के नहीं निकल, हर वेव अलग है साहब, और कुछ समय के लिए अलग है, जब तक कि वो उठी, फिर वो विलीन हो जाती है। तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ बीइंग्स हैं। लेकिन अगर आप उसी सागर में गोता मारें तो कोई लहर है? कोई विविधता है? नहीं, एकता है। चाहे गंगा नदी, चाहे सरस्वती, चाहे यमुना, चाहे ब्रह्मपुत्र, ये सब जाके सागर में मिल जाते हैं, इनका नेम फॉर्म सब लुप्त हो जाता है। जी। तो मैं समझता हूं कि हिंदुइज्म, और हिंदुइज्म में खासकर अद्वैत वेदांत के ऊपर ज्यादा के एक ऐसा फेथ है जो कि साइंस के बहुत नजदीक है। आज साइंस जो कह रही है, हमारे वैदिक ऋषियों ने, उपनिषद के ऋषि थे, आज से 9000 वर्ष, 8000, 7000 वर्ष पूर्व वही चीजें कह गए जो आज साइंस जिन पे आ रही है। बिल्कुल। और एब्राहमिक फेथ्स में विरोधाभास है बिटवीन साइंस एंड फेथ। या मैं फेथ पे चलूं या मैं साइंस पे चलूं, इधर और है साहब। लेकिन यहां एक ऐसा फेथ है जो बिल्कुल साइंस वही आज कह रही है जो कि हमारे पूर्वजों ने जो 9000 वर्ष पहले पहले कह दिया, वेदों में कह दिया गया था। कह दिया। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस की बात करें या सेल्फ रियलाइजेशन की बात करें, जी। इस पर गौतम बुद्ध हुए या रामकृष्ण परमहंस हुए जिन्होंने अद्वैत की साधना की, जी, तो वो सारा कहीं ना कहीं वेद से ही सारी related आधारशिला है, वेद है, आधारशिला है। आधारशिला। लेकिन आपने बहुत बहुत ही एक अहम बिंदु की तरफ आपने ध्यान केंद्रित किया है। हिंदू धर्म, हिंदुइज्म इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंशियल स्पिरिचुअलिटी। राइट। कि भाई वेद में आपने जो लिखा है आप पढ़िए, आप सुनिए, आप उस पे निधिध्यासन करिए, निधिध्यासन करिए, आप उस पे चिंतन मनन करिए, आप उस पे शास्त्रार्थ करिए। लेकिन अल्टीमेटली आपको ध्यान करके वही अनुभव जब तक नहीं बनता वो सत्य नहीं है आपका। अनुभव, अनुभूति, दर्शन, फिलॉसफी का नाम हिंदू रीति में दर्शन कहा जाता। दर्शन, मैं देख रहा हूं, आई एम एक्सपीरियंसिंग दैट। कि जब तक मेरा एक्सपीरियंस ना बने वो अनुभव नहीं, वो अनुभूति नहीं, वो दर्शन नहीं। एंड हिंदुइज्म इज अ रिलीजन, बुद्धिज्म इज अ रिलीजन, ऑल इंडिक रिलीजन आर बेस्ड ऑन एक्सपीरियंशियल स्पिरिचुअलिटी। बुद्ध ने, भगवान बुद्ध ने कहा था, ओ मॉन्क्स, डू नॉट बिलीव बिकॉज आई हैव सेड सो। ओ हे भिक्षुओं, इसलिए नहीं मानो कि मैंने कहा है। हे भिक्षुओं, इसलिए नहीं मानो कि ये विनय पत्रिका में लिखा है या वेदों में लिखा है। इसलिए नहीं मानो कि जो विद्वान हैं वो इसे कह रहे हैं। इसलिए मानो कि जब तुम खुद अनुभव करके जान लो। बिल्कुल। यू हैव टू एक्सपीरियंस दैट। कि जैसे ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि गुड़ की मिठास तो गुड़ को खाने के बाद ही पता चलेगी। जितना मर्जी डिस्क्रिप्शन दे दिया जाए, जो भी व्हाट कैन बी स्पोकन ऑफ इन वर्ड्स इज नॉट द ट्रूथ, लाउड से। राइट। भाई जो शब्दों के अंदर आ गया, सीमित रह गया, वो सत्य नहीं है, वो रित नहीं है। और आपको, यू हैव टू एक्सपीरियंस इट, यू हैव टू गो बियॉन्ड मियर वर्ड्स।
शब्द जाल बुन बुन कर, व्यर्थ उधेड़ बुन कर, अपना बंधन और भी कस डालना। बिल्कुल। यू सी, हम अपने शब्दों के जाल जितने मर्जी बना लें, वो जो सत्य है तद एकम, वो उसके परे है, वो उस अनुभव में है जिसे एक बार हो गया तो इट इज लाइफ चेंजिंग। बख्शी जी, कुछ ही मिनटों में आपने ऐसा ब्रह्म सूत्र सबको समझा दिया है। ये और आपकी जो बुक है सोमा, जी, जो कि पूरी वेदों पर आधारित है, ऋग्वेद पे और खास तौर आपने ये भी कहा कि वो आपकी 50 साल की तपस्या भी है बिल्कुल, वेदों पर, बिल्कुल, जो आपने अध्ययन किया। बिल्कुल। तो हाउ आज के युग में हम उसको कैसे अपनी लाइफ में अप्लाई करें? एक्सलेंट। देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये जो वैदिक ज्ञान जो है, इट इज लाइक आई सेड एक्सपीरियंशियल। राइट। जब तक इसकी अनुभूति ना हो, अनुभव ना हो, वो है ही नहीं है ज्ञान। ही नहीं। ठीक है। तो जो ऋग्वेद के 9वें मंडल में जो 9वां मंडल है, उसको कहा जाता है सोम सोम सूक्त। वो सोम के ऊपर है। अच्छा। व्हाट इज सोमा? हाँ, वो कहते हैं साहब कि एक एक धारणा है कि भाई सोम एक साइकोट्रोपिक प्लांट था, जिसे खाकर उनको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होते थे, इंटेंस एक्सटेसी होती थी, क्रिएटिविटी बढ़ जाती थी, इनसाइट्स, इंट्यूशंस आती थी, और बड़े गूढ़ वालों वो सत्य उनको विदित हो जाते थे वगैरह। वो वैसे सोम की अवस्था में, कि वन इट वाज एक्सटर्नल साइकोट्रोपिक प्लांट। ठीक है। और दूसरा उसका जो इंटरप्रिटेशन है, जिसको आई लाइक टू बिलीव इन, बिकॉज मेरे गुरु का ये कहना था कि सोमा इज एंडोजेनस, एक है एक्सोजेनस जो बाहर से आता है, मेरे को सेवन करना पड़ता है। साइकोट्रोपिक प्लांट, वो मशरूम देखिए, ये जो मशरूम बनी है यहाँ पे, एक थ्योरी, एक जर्मन गॉर्डन वॉसन की थ्योरी है कि ये साइकोट्रोपिक प्लांट था, जो आज भी साइबेरिया में शामान लोग सेवन करते हैं। दूसरी है, वो है एक्सोजेनस, दूसरा है एंडोजेनस। जब मैं ध्यान करता हूँ, मेरा जो ब्रेन है, इट स्टार्ट सिक्रीटिंग न्यूरोट्रांसमीटर्स, जिसको आजकल न्यूरो साइंस में एंडोर्फिन्स कहा जाता है। एंडोर्फिन, व्हाट इज एन एंडोर्फिन? एंडोर्फिन इज एन एंडोजेनस मॉर्फिन। ओके। जैसे कि देखिए किस लिए सिक्रीट होता है साहब, कि जब एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक सेफ्टी मैकेनिज्म है, जब उसके ऊपर मान लो आप केवमैन है और आप सेबर टूथ टाइगर ने आपको अटैक किया, आपकी फैमिली को, तो या तो आप उस वक्त भागो, तो आप टाइगर से तो ज़्यादा तेज भाग नहीं सकते। यू हैव टू स्टैंड अराउंड एंड फाइट दैट टाइगर। कैसे लड़ोगे? चाहे पत्थर से लड़ो, चाहे अगर आग का वो लकड़ी जल रही हो तो वो लेके लड़ो, लेकिन उस वक्त आपको हिम्मत चाहिए। वो हिम्मत कैसे आती थी? एंडोर्फिन से। एंडोर्फिन से दर्द, मॉर्फिन से क्या होता है, जब आदमी को चोट लगती है मॉर्फिन पेन दी किलर्स जाती है, बनाए पेन जा किलर। रहे ये बॉडी का पेन किलर था, जो कि आपको एक्सटेसी देता था। या तो आप फियर या पेन एक्सपीरियंस कर सकते हैं, या एक्सटेसी, आप दोनों नहीं एक्सपीरियंस कर सकते। तो जब आपके ब्रेन को लगता है कि भाई मैं मरने का टाइम आ गया, अब करो या मरो, कुछ करना पड़ेगा, तो वो बहादुरी कहाँ से आती है? वो सोम से आती है। सोम से आती वो सोम की सिक्रीशन कहाँ से होती है? ब्रेन सिक्रीट्स एंडोर्फिन्स, वो लड़ाई के मैदान में आती है। धर्म क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र। ठीक है साहब। राइट। हमारे सब लोग पढ़ते हैं कि साहब आत्मा मर नहीं सकती, अगर हम लोग विश्वास करते, ये तो पढ़ा है, सबने पढ़ा है साहब, गीता किसने नहीं पढ़ी? बिल्कुल। लेकिन क्या आपने विश्वास अगर आप करते तो 4 सदियां आपके ऊपर, कभी अफगान, कभी तुर्क, कभी मंगोल, कभी मुगल, ये आके राज करते? बिल्कुल। यूड़ा, आप तो कहते हैं मेरे को मौत ही नहीं है तो मैं डरूं क्यों? डरूं क्यों? लेकिन आपके साहब मंदिर तोड़ दिए, आपके शहर जला दिए, आपकी औरतों का सामूहिक बलात्कार किया। ठीक है साहब, राइट। बिकॉज वी डोंट रियली बिलीव। ठीक है साहब। तो लड़ाई के मैदान में ये अनुभूति आपको होती है, लड़ाई के मैदान में एंडोर्फिन्स आते हैं। और एंडोर्फिन्स कब आते हैं? जब आप आंख बंद कर लो, अंधकार कर लो, तो वो मौत को दर्शाता है, ब्रेन को फूल करता है कि साहब अब मैं जा रहा हूं। हाँ।
तो वो एंडोर्फिन्स सिक्रीट होने शुरू हो जाते हैं. Okay. दैट इज द साइंटिफिक सीक्रेट ऑफ हाउ मेडिटेशन वर्क्स. right. एंडोर्फिन्स. एक और न्यूरोट्रांसमीटर 4 किस्म के होते हैं. वैसे बेसिकली 3 क्लासेस हैं. वो एक को बोलते हैं मोनोअमीन्स, अमीन्स, पॉलीपेप्टाइड जो कि एंडोर्फिन जिसमें आते हैं. सेरोटोनिन है, डोपामिन है, और एक है डाइमिथाइल ट्रिप्टामिन, DMT. DMT काफी इसमें नाम लिया जाता है आजकल बहुत इसको, ये अयाहुआस का प्लांट है साउथ अमेरिका का, उसमें उसकी रूट में मिलता है. और वहाँ के शामान इसको खा के वो ट्रांसपोर्ट में चले जाते थे, एक्सटेसी में चले जाते थे, और उनको गहन सत्यों का अनुभव होता था. ओके. विजुअली देखते थे वो सब. ये तो यही हमने देखा है कि DMT आपका जो विजुअल कॉर्टेक्स है और जो आपका जो पिनियल ग्लैंड है वो सिक्रीट करता है जबकि आप मेडिटेट करें. बिल्कुल. व्हेन यू मेडिटेट यू सिक्रीट एंडोर्फिन्स, यू सिक्रीट DMT, डाइमिथाइल ट्रिप्टोमिन, जो कि इंसाइट्स और इंट्यूशंस देता है, जो कि रियलिटी का सेंस बढ़ाता है. अब देखिए, जब हमारे वैदिक ऋषि थे, उन्होंने कहा कि मैं कॉन्शियसनेस क्या है मैं ये जानूंगा. तो उन्होंने अपने अंदर झांका, और जब वो कॉन्शियसनेस को टच किया, रियल, बियॉन्ड द बॉडी, बियॉन्ड द प्राणमय कोश, बियॉन्ड द मनोमय कोश, जब वो आनंदमय कोश में चला गया तो उसको आनंद की अनुभूति हुई. और वो जब वो आया तो उसने कहा, भाई ये क्या था, मैंने क्या एक्सपीरियंस किया? सच्चिदानंद. सत्य, ये इससे बड़ा सत्य मैंने नहीं देखा. इट वॉज मोर ट्रू देन दिस लाइफ इज ट्रू. इट इज मोर ट्रू देन हिटिंग दिस. राइट. सत्य, सत्य, चिद. इट वॉज कॉन्शियस. मैं बेहोश नहीं हो गया, मैं मूर्छा में नहीं गया. मैं आपको क्लोरोफॉर्म दे के बेहोश करते हैं डॉक्टर, मैं बेहोशी में नहीं गया. आई वॉज कॉन्शियस. जागृत अवस्था में. जागृत अवस्था में था मैं, और जागृत से ऊपर सुषुप्ति में था. सुषुप्ति नहीं, इसको कहते हैं, व्हाट इज द वर्ड, इन एनी केस, कि मैं तुरीय अवस्था में, तुरीय अवस्था में मैं गया. तो सच्चित आनंद, एक मेरे को आनंद की अनुभूति हुई, दूसरा मेरे को इससे ज्यादा कॉन्शियस अलाइव कभी मैंने फील नहीं किया, और इससे ज्यादा रियलिटी मैंने फील नहीं की. सच्चिदानंद कॉन्शियसनेस की डिस्क्रिप्शन उसने दी. ठीक है साहब. ये सोम इज एक्सटेसी. सोम आपको इंसाइट्स और इंट्यूशंस देता है. अब इस बुक को पढ़ने की हमारी जिज्ञासा और ज़्यादा बढ़ गई है. तो आगे चलते हैं सर. अभी हाल ही में अगर हम बात करें तो एक नई मूवी आई है, सैम बहादुर. ओह, हाउ नाइस. और वो मूवी मैंने भी देखी है. जी. सैम मानेकशॉ जो हमारे थे फील्ड मार्शल. तो सर मतलब इतना बोल्ड उनका स्वभाव था कि वो कोई भी जो डिसीजन था वो इमीडिएटली क्विक डिसीजंस लेते थे. देखिए, सैम वाज वन ऑफ द ग्रेट कमांडर्स. वो बोलते हैं ना, ग्रेट कमांडर्स नॉट जस्ट ऑफ इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री बट आई वुड से वर्ल्ड क्लास. वो एक लीडर हमको प्राप्त हुआ, सही समय पे आया. सैम मानेकशॉ. सैम, देखिए, जब मैं NDA में हम ट्रेनिंग कर रहे थे तो मेरी पासिंग आउट परेड पे सैम आया था. अच्छा. सैम, और वो अभी तक इतना प्रभावशाली व्यक्तित्व, करिश्मा. ओके. करिश्मा की जिसको कहा जाता है ना, मैंने सैम को आमने सामने देखा है, हाथ मिलाया है सैम से, और आई फील थ्रिल्ड एंड ब्लेस्ड. ही वॉज अ ग्रेट सोल्जर, ही वॉज अ करिश्मेटिक सोल्जर, ही वॉज अ ब्रेव सोल्जर, ही वॉज अ सोल्जर. ये सिपाहियों का सिपाही, मतलब जिसको सिपाही लाइक करते हैं, जिनके लिए जान देने को तैयार है, वैसा सोल्जर था. उसमें आता है कि अपने सोल्जर्स के लिए वो कहते हैं, मैंने अपनी लाइफ में आज तक किसी सोल्जर को पनिश नहीं किया. नहीं की जरूरत नहीं पड़ी. और प्रधानमंत्री उस टाइम इंदिरा गांधी, उन्होंने बताया कि मैं एक बार उनसे मिलने गया तो उन्होंने कहा, आई एम वेरी वरिड. तो सैम बोले कि आप मेरा कंधा इस्तेमाल कर सकते हो रोने के लिए, if you are worried. Sam was outspoken. You see, Sam never minced his words. He spoke his mind. He was blunt to the, straightforward to the point of being blunt. मैं आपको बता, let me give you a few vignettes of Sam. जब वो हमको पासिंग आउट परेड पे आया तो नॉर्मली क्या होता है, जब पासिंग आउट परेड पे कोई बड़ा सीनियर जनरल आता है तो उनका स्टाफ उनके लिए लंबी चौड़ी स्पीच लिखता है,
है, और वो फट्टा लेके वो पूरी पढ़ डालते हैं कि लीडरशिप क्या है, ये क्या है, वो क्या है, क्वालिटीज़ क्या है लीडर की। वो हमने कई बारी सुन ली है, मतलब ये क्योंकि किसी स्टाफ अफसर को ये लिखनी पड़ती हैं, क्योंकि वो बहुत व्यस्त होते हैं, ठीक टाइम बात है। नहीं होता उनको कि वो बैठ के स्पीचें लिखें। तो स्पीच राइटर कोई लिख देता है और वो जाके वो बोल देते हैं। सैम कोई स्पीच नहीं थी, कोई फट्टा नहीं था, कोई फर्रा नहीं था। वो खड़े होके बोला, जेंटलमैन आई कम टू पास यू आउट। वो ऐसे बोलते थे जैसे मशीन गन के फायर के बर्स्ट चल रहे हैं। जेंटलमैन आई कम टू पास यू आउट, आई एम इम्प्रेस्ड बाय योर ड्रिल, योर स्मार्टनेस, योर टर्न आउट। रिमेंबर in war there is no place for a defeated soldier, you either win or you die. Oh my. मुझे अभी तक ये शब्द व्हेन आई हियर आई गेट गूज बम। देखो, इस आजकल की लड़ाई के मैदान में एक हारे हुए सिपाही की कोई जगह नहीं होती। लड़ाई में हार के पिट के आके किताबें मत लिखना कि एक्चुअली ये किया होता, मैंने उसको बोला, उसने नहीं मेरी सुनी। इधर यू विन और यू डाई, बकवास मत करो उसके अलावा। सो यू नो, सैम ने कहा इधर यू विन और यू डाई, या तुम जीतो या तुम मर जाओ। एक सिपाही के लिए और कोई चारा नहीं है। ये लंबी लंबी कहानियां लिखे, लंबी लंबी ये, इफ दे हैड लिसन टू मी, इफ दे, व्हाई डिडंट यू रिजाइन। बिल्कुल। यू नो, सैम वाज दैट। देखिए, मैं आपको एक और कहानी बताऊंगा, नाउ दैट यू मेंशन्ड सैम। मार्च 1971 बांग्लादेश में जनरल टिक्का खान ने क्रैकडाउन कर दिया था। लाखों की तादाद में रेफ्यूजीज वहां से भागे आ रहे थे। क्रैकडाउन, आदमी, औरतें, बच्चों का नरसंहार किया, औरतों का मांस रेप हुआ। पाकिस्तान की फौज दरिंदों की तरह टूट पड़ी थी वहां। ठीक है साहब। और रेफ्यूजीज आ रहे थे, और वो ज़माना था जबकि शिप टू माउथ एग्जिस्टेंस हुआ करता था। और यू नो, बड़ी मुश्किल से फिर वो ग्रीन रेवोल्यूशन हुई थी, और हमने लोगों से अनाज के लिए भीख मांगनी बंद की थी। तो उस वक़्त मैडम गांधी को समझ आ गया कि भाई ये तो हमारी इकोनॉमी का भट्टा सत्यानाश हो जाएगा अगर ये रिफ्यूजीज आते गए, हमने कुछ नहीं किया। उन्होंने मंत्रिमंडल की मीटिंग बुलाई और सैम को बुलाया और बोला, सैम, ये रिफ्यूजीज आ रहे हैं, हमारी इकोनॉमी की तबाही हो रही है, व्हाट आर यू डूइंग अबाउट इट। तो सैम बोलता है, मैडम व्हाट डू यू वांट मी टू डू अबाउट इट। तो कहती है, आई वांट यू टू गो इन, टेक ओवर बांग्लादेश, टेक ओवर ईस्ट पाकिस्तान। He says, मैडम दैट मीन्स वॉर। तो मैडम बोली, आई डोंट केयर। उसको भी दाद देने की जरूरत है उस लेडी को, शी वाज टफ, आई डोंट केयर। He says, और कोई होता तो यस मैडम मैं जाता हूँ, मैं हमला करता हूँ। उसमें मैडम मैं समझ गया व्हाट यू वांट, यू गिवन मी योर माइंड, नाउ लेट मी डू इट माय वे, आई एम नॉट रेडी नाउ। He said, what do you mean you are not ready? एक फौज को तो हमेशा तैयार होना पड़ता है, आई एम नॉट रेडी टू गो इन नाउ। तो उसको इतना गुस्सा आया, कहती है उसको लगा कि ही इज ट्राइंग टू बी रूड। तो उन्होंने बाकियों को बोला, जरा आप सब जाइए। तो सैम भी उठ के जाने लगा। नो 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 सैम, यू सिट डाउन, व्हाट यू मीन यू कांट, यू आर नॉट रेडी। मैडम, फर्स्टली प्लीज टेल मी इफ यू वांट माय रेजिग्नेशन ऑन मेंटल ग्राउंड और फिजिकल ग्राउंड, कि मैं पागल हो गया हूँ, मैं ये बोल के लिखूँ या मैं ये लिखूँ, मैं अपनी रेजिग्नेशन आपको दूंगा, मैं आई एम रेडी टू गिव, लेकिन सही परामर्श देना आपको मेरा फर्ज है। और मेरी परामर्श ये है मैडम कि अभी मार्च का महीना ख़त्म हो गया है, अप्रैल में बारिशें शुरू हो जाती हैं ईस्ट पाकिस्तान में, और जो छोटे नाले हैं वो समुद्र बन जाते हैं, कीचड़ हर जगह होता है, ना मेरे टैंक चल सकेंगे, ना मेरी गाड़ियां रोड के आसपास जा सकेंगी, ना एयरफोर्स मुझे बादलों के कारण एयर सपोर्ट दे पाएगी। फिर भी आप चाहती हैं मैं जाऊं तो मैं जाऊंगा, लेकिन उसके ठीक बाद मेरे वहां फंस जाने के बहुत चांस है। और उसके ठीक बाद वो जब बारिशें खत्म हो जाएंगी, अगस्त सितंबर अक्टूबर में दर्रे खुल जाते हैं हिमालय में, और चीन की फौज हम पे चढ़ सकती है। हम यहाँ दौड़ेंगे या वहाँ दौड़ेंगे। तो कहती है, देन व्हाट डू यू वांट टू डू। तो उसने बोला, मैडम प्लीज अलाउ मी टू गो इन नवंबर दिसंबर, जब दर्रे बंद हो जाएंगे, चीन चाहकर भी नहीं आ पाएगा, ग्राउंड पक्का हो जाएगा, मेरे टैंक चल सकेंगे, एयरफोर्स मुझे एयर सपोर्ट दे पाएगी, वो बेस्ट टाइम होगा, आप मुझे तब जाने। यू ऑर्डर मी टू गो नाउ, आई विल गो, I do not guarantee you
विक्ट्री, ऑन द कॉन्ट्ररी डिफीट ज़्यादा लाइकली है. You let me go in at the time that I am recommending, I guarantee you 100% Win. victory. And he really did that. And he did that. And मैडम को भी दाद देनी चाहिए कि मैडम ने सुना. और कोई होता तो अबे तेरी हिम्मत, तू मेरे को तूने सबके सामने ये बोला, मेरे को सिखा की कोशिश करी, आई नो एवरीथिंग. लोगों में ये फीलिंग आती है कि भाई अब मैं टॉप पे पहुंच गया हूँ तो कोई चीज़ नहीं जिसके बारे में मुझे ज्ञान नहीं. बट मैडम ने देखा प्रोफेशनल सोल्जर है, और उन्होंने देखा था कि वो जो एडवाइस उसने नेहरू जी को दी थी वो बिल्कुल सही बैठी थी. अगर उसकी सुनी होती तो शायद वो हमें मार नहीं खानी होती वैसे. सो द फैक्ट ऑफ द मैटर इज ही वाज अ बोल्ड, ब्रेव, नो फियर. तो बख्शी जी, जैसे कि कई फ्रंट्स पे आपने वॉर को फेस किया और कई एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस भी आपने हैंडल किए कश्मीर में, तो कोई ऐसा ऑपरेशन या कोई ऐसा किस्सा जो अब तक आपके दिमाग में छाप छोड़ गया हो, तो वो आप ज़रा बताएंगे? देखिए मेरा तो सारा जीवन तकरीबन लड़ाई के मैदानों में गया है. I have been blessed even amongst my course. हालांकि मेरा कोर्स कहा जाता है बैच ऑफ 71. हम लोगों को 1 महीना पहले कमीशन किया लड़ाई के, और सीधा लड़ाई के मैदान में झोंका. काफ़ी नुकसान उठाया हम लोगों ने, बट बड़े फ़ख्र से मैं कह सकता हूँ कि मेरे बैच का 2nd लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, परमवीर चक्रा, और मेरे ही बैच का कर्नल NJC नायर, अशोक चक्रा, कीर्ति चक्रा, 2 हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड्स इंडिया के वो हमारे बैच के हैं. और लड़ाका बैच है. और मेरी कुछ किस्मत ऐसी थी, इन्फेंट्री में मैं गया J&K राइफल्स में, और 71 की लड़ाई से शुरू किया, फिर पंजाब में लड़ा, काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस, खालसा कंपनी कमांड करी उस फेज में टेररिज्म के पंजाब के अंदर. और जितना प्यार और जिनसे सपोर्ट और वफादारी उनसे मिली शायद ही कहीं और मिली होगी. फिर मैं कारगिल में लड़ा, 6 जैक को लड़ाया वहाँ पे, और काफ़ी फतवाहत हमको मिले. नुकसान तो हुआ बट बहुत इज़्ज़त कमाई पलटन ने. और फिर मैं लड़ा किश्तवाड़ में काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस तकरीबन 3 साल. और फिर मैं लड़ा रजौरी पुंछ में. शायद ही कोई लड़ाई का मैदान है जो मैंने नहीं देखा हो. लेकिन इन सब में अगर कोई मीनिंगफुल टेन्योर मेरा बहुत रहा हो, सबसे भीषण लड़ाई तो कारगिल में देखी. वहाँ आर्टिलरी, मोटर्स, एंटी टैंक गन्स, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, वो सब मैंने चलती देखी है वहाँ पे. बट मीनिंगफुल रिजल्ट्स वाइज अचीवमेंट के मैं कहता हूँ कि जो मेरा टेन्योर था किश्तवाड़ में, दैट वाज जिसमें मैं कुछ हासिल कर पाया. क्या हासिल कर पाया? आपने कश्मीर फाइल्स देखी हैं जी. अभी मेरी एक लिखी किताब है किश्तवाड़ कॉल्ड्रन, उस पर लोग बात कर रहे हैं एक फिल्म बनाने की, किश्तवाड़ फाइल्स. ओके. देखिए किश्तवाड़ की बड़ी अलग डेमोग्राफी है. 60% मुस्लिम हैं और 40% हिंदू हैं. तो यहाँ जो काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस का एक अलग डायमेंशन था. मैं वहाँ गया तो मैंने जाके जो टेररिस्ट कमांडर्स थे उनको चुन चुन के मारना शुरू किया. मैंने कहा कि भाई प्यादे मारने का कोई फ़ायदा नहीं. आप एक मारो 10 खड़े हो जाते हैं. और रक्त बीज का मामला है ये, तो कमांडर्स मारो, कमर टूट जाएगी. तो चुन चुन के कमांडर्स मारे. कोई जब हमने 30-34 कमांडर मार दिए थे तो मेरे को धमकी आई कि तेरे को देख लेंगे बख्शी साहब. तो मैंने कहा अच्छा. तो मैंने समझा कि मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश करेंगे, एम्बुश करने की, हेडक्वार्टर पे फायर कर देंगे शायद, और तो क्या करेंगे. लेकिन उन्होंने ये नहीं किया साहब. टागुट गांव में गए, 5 वहाँ पे बेचारे लोग मार दिए, हिंदू मारे. पति महल गांव में गए, 8 हिंदू मार दिए. वहाँ से फिर गुलाबगढ़ गए और 13 मार दिए. और क्या मारे वो जो बेचारे, जब वहाँ गर्मी होती है साहब, तो जो बुढ़ा बुढ़िया गांव के होते हैं ना, वो छोटे छोटे बच्चों को लेके, माल मवेशी लेके चौगान ऊपर हाइट्स में चले जाते हैं. और वहाँ पे वो दूध जमा करते हैं, मक्खन बनाते हैं, उसकी पनीर बनाते हैं, घी बनाते हैं, बना के नीचे लाते हैं. ठीक है. और गांव में हमने विलेज डिफेंस कमेटी लगा रखी थी. पुराने सिपाहियों को
राइफलें दे दी थी 303 वर्ल्ड वॉर 1 की कि तुम कुछ तो लड़ाई करो तब तक हम आ जाएंगे। तो उससे काफ़ी बचाव था। तो इन्होंने क्या किया साहब, जो चौगान थी वहाँ जाके हिंदू मारने शुरू किए, दूर दराज, और सारे मार डालते थे, एक को छोड़ देते थे, जा जाके बख्शी को बता दे। माय गॉड। तो एक गांव में हुआ, दूसरे गांव में हुआ, जब 13 मारे गए तो साहब पलायन शुरू हो गया, जैसे कश्मीर से शुरू हुआ था। लेकिन आप जानते हैं कश्मीरी पंडित बेचारे कोई 4 से 5 लाख कश्मीरी पंडित तब से घर से बेघर हुए, नरसंहार हुआ, घर से बेघर हुए, आज तक रेफ्यूजी कैंप जम्मू के और दिल्ली के में सड़ रहे हैं बेचारे, वापस नहीं जा सके अपने घर, अपने वतन। जोर लगा लिया है सरकार ने भी, अभी तक नहीं जा पाए, जब भी जाते हैं मारने शुरू कर देते हैं ये लोग। तो वहाँ जब मैंने किया तो मैंने जब स्टडी की हालात, मैंने कहा यार ये तो मेरे को छकाते रहेंगे। मेरे पास 2,500 ट्रूप्स थे वहाँ, और 7,500-8,000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर का मेरा पहाड़ी इलाका, ना सड़क ना ये ना वो, पगडंडी पे चल चल के जाना हर जगह। तो मैंने कहा मैं एक गांव बचाऊंगा, दूसरे पे हमला करेंगे, दूसरा बचाऊंगा तीसरे पे, तीसरा बचाऊंगा चौथे पे, ये तो मेरे को बमीरी में घुमा के रखने की बात है। तो मैंने कहा ठीक है साहब, मैंने अपने लड़कों को बुलाया, मैंने कहा मैं बचाऊंगा नहीं, मैं हमला करूंगा। बोले साहब वो कैसे? मैं बताता हूँ। मैंने एक कंपनी एक पलटन की ली, दूसरी कंपनी दूसरी पलटन की ली, अपने हेडक्वार्टर के लड़के लिए कॉन्वॉय बनाई, सायरन बजाता मैं गुलाबगढ़ गांव पहुंच गया जहां 13 मारे थे। वहां मैंने कॉर्डन सर्च ऑपरेशन शुरू कराए, और लोग जब तंग आ गए, काफ़ी उनकी बेचारी हालत उनकी पतली हुई, तो वो सारे गांव के सरपंच मेरे पास आ गए कि साहब जी प्लीज़ ऑपरेशन बंद करो, हमने नहीं किया। तो मैंने कहा आपने किया, मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ किसने किया। दैट्स ऑल आई वांट टू नो, हु डिड इट। तो बेचारे सरपंचों ने कानाफूसी करी आपस में, वो बोले साहब हम एक नहीं कोई आपको बता रहा, हम सब आपको बता रहे हैं कि ये अबू मुस्तफ़ा, अबू गुलाम, अबू उमेर, ये लश्कर तोयबा के पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं, और ये 2 गुज्जर गाइड थे। मैंने कहा बस ठीक है, थैंक यू, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, कॉर्डन सर्च ऑपरेशन बंद कर दो। मैंने कहा लेकिन अगले दिन मुझे आपके सारे बंदे यहाँ चाहिए स्कूल के ऑडिटोरियम में। तो 15 गाँव से आसपास से वो सारे जो मर्द थे, मैंने कहा आप यहाँ आ जाइए। तो वो वहाँ पे आ गए, इकट्ठे हो गए। तो मैंने उनको पावर पॉइंट प्रोजेक्टर लगवाया और उनको लाशें दिखाई, जो 3 साल की बच्ची, 5 साल का लड़का, 8 साल की बच्ची, 12, 13 ऐसे बच्चों की लाशें पड़ी हुई वहाँ पे, और एक कोई 80 साल का बुढ़ा था, और कोई 75 साल की उसकी वाइफ थी, जो उनको लेके दादा दादी ऊपर गए थे। उनकी लाशें मैंने दिखाई। मैंने कहा देखिए साहब, कुरान शरीफ में लिखा है कि जिहाद में औरतों की जान, बूढ़ों की जान, बच्चों की जान बख्श दी जाए। ये कौन है, ये किसकी लाश हैं? तो बोले साहब औरतें, बच्चे, बूढ़े। मैं कहा यही मारे हैं। मैंने कहा ये क्या खुदा की हुक्म मंजूरी नहीं है, अल्लाह ताला की? है साहब, बिल्कुल गलत है, बहुत गलत है। तो मैं कहा ठीक है साहब, अब आप मेरा पैगाम सुन लीजिए, ये है अबू मुस्तफ़ा, अबू गुलाम, अबू उमेर के नाम। मैंने कहा अबू मुस्तफ़ा, अबू गुलाम, अबू उमेर, तुम जहाँ भी हो तुम भाग लो, भाड़ में गए बाकी टेररिस्ट। मैं अब तुम्हारी हिंदुस्तान की फौज हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़ेगी अब, और तुम छुप लो जहाँ तुमने छुपना। मैं तुम्हें जहन्नम के किसी भी कोने से ढूंढ निकालूंगा, और जब मैं तुम्हें मारूंगा, मैं तुम्हें कुत्ते की मौत मारूंगा, मैं तुम्हें जला के मारूंगा, क्योंकि तुमने अल्लाह ताला की हुक्म मंजूरी करी है, तुमने कुरान शरीफ की बरखिलाफ़ी करी है। ठीक है, अब तुम भाग लो, चलो, रही शर्त। और मैं ये बोल के आ गया, और सन्नाटा पड़ गया वहाँ पे। लेकिन मैं बोल के आया, और थोड़े 5-7 दिनों के अंदर जो मेरा टॉप गुज्जर सोर्स था वहाँ, जो मुझे खबर देता था, तो वो आया है। तो मुझे बोलता है कि बख्शी साहब, जो तूने, वो तू करके बोलते, जो तूने धमकी दी ना, बड़ा अच्छा किया। मैंने क्यों भाई? तो बोले कि साहब अपनी छाया से डर रहे हैं, किसी गांव में घंटे से ज़्यादा नहीं रहते, कोई उनकी तरफ देखता है उसकी पिटाई शुरू कर देते हैं, अबे तू हमारे खिलाफ मुखबरी करेगा। कहता साहब ऐसा लोगों को तंग कर रखा है कि हर जगह से खबर आ रही है। वो मैंने कहा कट द कॉमेडी, वो तो सब ठीक है, मुझे बता अभी किधर है।
तो बोलता साहब टाटा में घना जंगल है, जंगल के बीच में एक खुला मैदान है, वहाँ पे एक धोक, धोक मतलब झोंपड़ी है, उसमें इस वक्त छुपे हुए हैं, किसी को ट्रस्ट नहीं कर रहे, गांव में नहीं जा रहे, ये वहाँ जाके जंगल में छुपे हैं, वो भी एक खुली जगह, ताकि कोई एकदम सरप्राइज ना कर ले उनको। मैंने कहा ले जाएगा? बोले हाँ साहब ले जाऊँगा। मैंने कहा पहनाओ इसको औरतों का बुर्का। तो वो 6 फुट 2-3 इंच का था, उसको औरतों का बुर्का पहनाया, नीचे उसके बालों वाली टांग दिख रही। तो हमने उसको गाड़ी में बिठाया और मैंने ले जाओ इसको। मैंने अपने वो कर्नल खोसला था वहाँ 26 RR का CO, बड़ा तगड़ा लड़का, अच्छा लड़का, बाद में लेफ्टिनेंट जनरल बना। तो मैंने उसको बोला कि भाई अनिल मैं भेज रहा हूँ इसको, टॉप सोर्स है मेरा, ये जानता है वो 3 कहाँ हैं, ये तुमको ले जाएगा, किसी भी हालत में उनको मारना, छोड़ बख्शना नहीं, निकल ना जाए वो जंगल से। और उतने में साहब क्या हुआ कि हमको रेडियो पे इंटरसेप्ट आने शुरू हुए, टेररिस्ट के, हम लोग सुनते रहते थे। तो वो सिग्नल का जो मेरा था मेजर दौड़ा दौड़ा है, सर सर सर। मैंने क्या है? बोले सर ये इंटरसेप्ट आ रहा है कि अबू मुस्तफ़ा, अबू गुलाम, अबू उमेर दुश्मन फौज के घेरे में है, कुछ करो यार, फौज उनकी जान के प्यासी है साला, उनको बचाओ, कुछ करो, कोई डिस्ट्रैक्ट करो लोगों का दिमाग, कहीं उसको कहीं फायर शायर खोलो, कुछ करो, उनको वहाँ से हटाओ, नहीं तो बहुत बुरी मौत मारेंगे। मैन को पता चल गया कि तो वही है। मैंने सीधा रेडियो पे उसको लिया, अनिल को, अनिल तुम वहाँ, कहता सर हमने घेर लिया। तो मैंने बोला इनको छोड़ना नहीं है आज, ये वही हैं, रेडियो इंटरसेप्ट आ गया। तो उन्होंने हमला शुरू किया। अब कोई कवर था नहीं वहाँ पे, राइट, जंगल के बीच में खुला सपाट मैदान, जैसे फुटबॉल फील्ड होती। अच्छा, तो और उसके बीच में वो धोख, तो जो निकले वहाँ कवर ही नहीं था। तो एक जैसे ही लड़के गए, 2 लड़के मेरे गिर गए, तीसरे को यहाँ से गोली गई, यहाँ से निकल आई, और फड़फड़ा रहा था बेचारा, मरा नहीं है। तो वो बेचारा CO अब थोड़ा सा घबरा गया कि सर मेरे 3 लड़के घायल हो गए, मर ना जाएं। तो मैं सर ऑपरेशन कॉल ऑफ कर रहा हूँ, मैं इनकी सारे, मेरे को, हमको 3 के ऊपर तो कोई 18 आदमी तो हमको उनको कैरी करने के लिए लगाने पड़ेंगे। तो मैं कहा सर ऑपरेशन कॉल ऑफ कर रहा हूँ, अगर आपकी इजाज़त चाहिए। मैं कहा नो, यू विल नॉट कॉल ऑफ द ऑपरेशन, तेरे घायल मैं आके ले जाऊँगा, बट घेरा नहीं छोड़ना है तूने, मैं एडिशनल फोर्सेस भेज रहा हूँ, नो क्वेश्चन ऑफ, और मैं खुद तेरे जवान आके ले जाऊँगा, आई एश्योर यू, कोई हम विल नॉट लीव अ स्टोन अनटर्न। और रात, कहता सर रात को तो चॉपर भी नहीं आएगा। मैंने कहा चॉपर ना आए, कोई ना आए, हमने सीधा एम्बुलेंस लेके गए, मैं अपना RMO लेके गया, वो लाए वो उनके बेचारे घायल लड़के, उनको हमने भेजा अस्पताल, और अगले उन्होंने घेरा रखा, और अगले सुबह फिर शुरू किया, फिर लगी 1-2 गोली। तो मैंने कहा यार तू हमला क्यों कर रहा है, तेरे पास वो रशियन रॉकेट लॉन्चर है थर्मोबारिक? बोले हाँ सर है। तो मैं कहा इस्तेमाल कर और उड़ा दे, झोपड़ी उड़ा दे, तू हमला क्यों कर रहा है? तो बोला लेकिन सर अगर सिविलियन अंदर हुए तो फिर तो मेरी जान खाट खड़ी हो जाएगी, मेरे पे ह्यूमन राइट का इल्ज़ाम लगेगा, ये वो तो कि सिविलियन मार दिए। तो मैंने बोला उसका तरीका बड़ा सीधा है, उसका इलाज सीधा है, लाउड स्पीकर लो और अनाउंस करो कि हम ये झोंपड़ी जला रहे हैं, अगर कोई सिविलियन है तो हाथ खड़ा करके बाहर आ जाए, हम 10 गिनेंगे। कहता यस सर। तो उन्होंने अनाउंसमेंट की, अंदर से पंजाबी में माँ बहन की गालियाँ। ओह माय गॉड। मैंने कहा अब समझ आ गया अंदर में कौन है। कश्मीरियों को पंजाबी नहीं आती, तो ये लोग वहाँ पार के हैं, पाकिस्तानी हैं, पंजाबी है, पाकिस्तानी है, इनको बिल्कुल मत बख्शो, तुम फायर करो। फिर भी हेजिटेट करे बेचारा। तो मैंने बोला ओके, फॉर टाइगर फ्रॉम टाइगर। फौज में हर कमांडर को टाइगर बोला जाता है, सेक्शन कमांडर के ऊपर। फॉर टाइगर फ्रॉम टाइगर, यूज फ्लेम थ्रोअर नाउ, कंप्लाई, आउट, रिकॉर्ड मैसेज, कि तू मैसेज रिकॉर्ड कर ले कि आदेश तेरे को आया है, यूज फ्लेम थ्रोअर नाउ। तो उसने बोला यस सर। उन्होंने लगाया फ्लेम थ्रोअर, मारा, 300 फुट आग की लपटें गई। वो जहाँ वो फटता है वो रशियन रॉकेट थर्मोबारिक बोलते हैं, 8 मीटर डायमीटर का 8 मीटर डायमीटर का आग का शोला पैदा होता है।
1000 डिग्री सेंटीग्रेड सेंटर में, अच्छा। मतलब खाना पकता है 200-300 डिग्री पे, ठीक है। 1000 डिग्री सेंटीग्रेड जल के वो राख हो गया। बड़ी बुरी मौत मरे वो लोग, हकदार थे ऐसी मौत के। और जल के जब वो ठंडा होने में भी 2-3 घंटे लगे। जब वो गए वहाँ तो केवल राख ही राख दिख रही थी। सारा झोपड़ी भी उसमें चीड़ के पेड़ों से बनी थी। चीड़ के पेड़ में गोंद होती है, जैसी वो लकड़ी जलती है वैसे कोई नहीं जलती। तो सब राख हो गया था। तो मैंने कहा नहीं नहीं, तो जब थोड़ा और ठंडी हुई, मैंने कहा यार जब हमारी अस्थियां भी जलती, साली हड्डी बच जाती है ना, हम जाके हड्डी चुनते हैं, हड्डियां देखो वहाँ पे। तो उन्होंने देखा तो उनको जहाँ रीढ़ की हड्डी होती है वहाँ चूरा, जहाँ ये सबसे मोटी हड्डी होती है ये, उसके चूरे दिखे सारे। मैंने कहा फोटोग्राफ, राइफलें किधर हैं? तो काफ़ी ढूंढा ढांडा तो उनको सारी लकड़ी AK-47 की जली हुई, केवल जो स्टील की नाली ट्यूब वगैरह होती है वही बची थी, और वो भी गर्मी से ऐसे ऐसे मुड़ी हुई, बेंड हो गई, इतनी गर्मी। राइफल की नाली जो कि किसी के सर मारो तो सर फट जाए, ठीक है, वो ऐसे मुड़ी हुई थी। मैंने खूब फोटो लो। उन्होंने फ़ोटो ली, जब वापस आया मैं कहा मेरे को भेज दो। मैंने कहा अब वहाँ गुलाबगढ़ में पैगाम भेजो कि जनरल साहब, वो ब्रिगेडियर साहब था मैं तब, मैं कहा वो आ रहे हैं और सारे 15 गांव के लोग आसपास के मुझे उसी ऑडिटोरियम में चाहिए। तो मैं वहाँ गया तो वहाँ लोग डरे हुए, तब तक खबर पहुँच गई थी। तो मैं कहा देखिए मैंने आपसे गुजारिश की थी कि जो अल्लाह ताला की हुक्म मंजूरी करता है वो अल्लाह के खौफ का हकदार होता, ठीक है। तो आपको याद है उन्होंने क्या किया था, ये जो मारे थे बच्चे, हिंदू औरतें बच्चे और बूढ़े, तो मैंने फ़ोटो दिखाई। जी 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 जनाब याद है। मैं कहा अब इसका अंजाम देखिए। तो मैंने अगली फ़ोटो दिखाई तो उसमें वो पूरे राख का ढेर, तो सब देख लें बेचारे ऐसे। मैंने कहा नहीं नहीं मैं समझा देता हूँ। मैंने लेसर पॉइंटर लिया, मैंने कहा ये देखो ये रीढ़ की हड्डी है जली हुई, ये टांग की हड्डियाँ, ये इनकी रूह क़यामत के दिन नहीं खड़ी होगी, ये इनको अपने किए की सज़ा मिली है। मैंने कहा साहब देखिए आपको लड़ने का शौक़ है, आप हमसे लड़िए, हमको तनख्वाह मिलती है। अगर तुम औरतें बच्चे और बूढ़े मारोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं ये हाल करूंगा। इज दैट अंडरस्टूड? ये पैगाम पहुंचा दो सब जगह। साहब वो था सितंबर 2001, तब से लेके आज तक वहां पे कोई हिंदू मैसकर नहीं हुआ है। जो भी हिंदू किश्तवाड़ से भागे थे वो वापस किश्तवाड़ आ गए। ये किश्तवाड़ फाइल्स हैं। ग्रेट सर। कश्मीर फाइल्स नहीं है ये किश्तवाड़ फाइल्स हैं। अगर कश्मीर में भी शायद ये किया गया होता तो आज हमारे बेचारे 5 लाख कश्मीरी पंडित भाई बहन इस तरह रिफ्यूजी कैंप्स में नहीं सड़ रहे होते। बिल्कुल आपने सर इस तरीके से जो एक्सप्लेन किया, ऑपरेशन पूरा विजुअलाइज माइंड में हो रहा था कि कैसे कैसे क्या हुआ होगा। और फाइनली लास्ट चीज़ पे आते हैं हम कि आजकल बीजेपी के जो टॉप शॉट्स हैं, अमित शाह हो गए या हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी हो गए, तो आजकल ये लोग ओपनली बोल रहे हैं कि पीओके इज़ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, वो हमारा है और बाय हुक और बाय क्रुक हम इसे वापस ले लेंगे। तो सर इंडियन आर्मी क्या अभी इस पोजीशन में है कि इस तरीके का कोई पीओके में ऑपरेशन कर सके? कैन वी? फर्स्टली द फर्स्ट पार्ट, पीओके हमारा है, ऑफ कोर्स हमारा है, 100% हमारा है, ठीक है साहब, ब्लडी वेल हमारा है और हम इसे लेके छोड़ेंगे। ये आपकी पार्लियामेंट ने कह दिया है जी। ये कैसे मुमकिन होगा? ये पुरुषार्थ से होगा। एज इट इज वहां के लोग पाकिस्तान से परेशान हैं। आए दिन वहां पे स्लोगन्स होते हैं, ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। आए दिन ये स्लोगन वहां पे कश्मीर में वो लोग कहते हैं। गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग शिया हैं, वो एज इट इज़ ये सुन्नियों के आतंक से वहाँ पे परेशान है। वो कह रहे हैं कि हम वापस कारगिल का रास्ता खोल दो, हम वापस भारत जाना चाहते हैं, ठीक है साहब। उनके चल के यहाँ तक आने में मेरी नज़रों में एक विघटन का फोर्स है बीच में, पाकिस्तान की फौज जो उनको आने से रोक रही है। हमें पाकिस्तान की फौज की ऐसी तैसी करनी होगी क्योंकि ये है वो टेररिस्ट फोर्स। टेररिस्ट के पीछे ये है।
पिछली बार हमने केवल टेररिस्टों को मारा था, हमने गलत मारा। राइट। असली टेररिस्ट तो पाकिस्तान की फौज है, बिल्कुल। जो अब अपने लोगों के ऊपर टेरर कर रही है, वहां डेमोक्रेसी नहीं होने दे रही। जिस दिन हम पाकिस्तान की फौज को आड़े हाथ ले लेंगे, वहाँ के लोग चल के खुद यहाँ पे आ जाएंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी भारत की सशस्त्र सेनाओं में ऐसी काबिलियत है, ऐसी हिम्मत और शुजात है कि जिस दिन आदेश मिले हम पाकिस्तान की फौज को नाकों चने चबा देंगे। बिल्कुल। जय भारत, जय हिंद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद जनरल साहब, आपने इतना कीमती समय हमें दिया और कई विषयों पे आपने जो ज्ञान की गंगा बहाई और हम सब ने जो उसमें डुबकी लगाई और उसका आनंद लिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वंस अगेन थैंक यू सो मच। जय हिंद। जय हिंद।